बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज संचयन की आपको तीसरी कहानी हामिद खां, हालांकि पुस्तक में ये 5वीं कहानी है क्योंकि बीच की 2 कहानियां आपके पाठ्यक्रम में नहीं हैं। कल्लू कुमार की ऊनाकोटी और मेरा निजी पुस्तकालय ये पाठ्यक्रम में नहीं है, तो मैं 5वीं कहानी को तीसरी कहानी कह रही हूँ। इसलिए मैं हामिद खां को पाठ 3, मैंने यहाँ भी देखिए पाठ 3 ही लिखा है। तो हामिद खां कहानी लेखक और हामिद खां की मित्रता पर आधारित है। 2 अलग संप्रदाय के लोगों की मित्रता को कैसे एक दूसरे ने बहुत करीब से देखा, तो कि लेखक को एक बार तक्षशिला जाने का मौका मिलता है खंडहर देखने के लिए। वहाँ उसे बहुत भूख लगी रहती है। वो एक ढाबे वाले के पास पहुँचता है और उससे पूछता है कि कुछ खाने को मिल सकता है कि नहीं। तो बोलता है रोटी और सालन मिलेगा। और फिर उसने वहीं बैठ कर के वो रोटी और सालन खाया और उस दौरान दोनों में ऐसी मित्रता हुई, ऐसा सौहार्दपूर्ण वातावरण बना कि उस मित्रता के कारण हामिद खां ने पैसे नहीं लिए और लेखक को भी उसके प्रति इतना प्रेम जगा कि उसे लगा कि मित्रता कहीं भी किसी भी परिस्थिति में किसी से हो सकती है। इंसान को इंसानियत समझ में आनी चाहिए, तो एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना जगेगी। ये जो सांप्रदायिक दंगे, सांप्रदायिक चीज़ों को हवा दी जाती है, उसके पीछे बहुत सारे ऐसे लोगों का हाथ होता है जिनको समाज से बहुत सारे फायदे तो लेने हैं, उनका हित नहीं समझना है। तो ऐसी चीज़ों के लिए वो अपने हित की बात करके, अपने हित की सोच करके वे अपना फ़ायदा उठा लेते हैं, वोट बैंक की राजनीति बढ़ा लेते हैं, राजनीतिक तवे पर रोटियां सेक लेते हैं और उनको लगता है कि हम एक पक्ष को मिला करके हम अपना फ़ायदा कमाएंगे। तो हामिद खां कहानी ऐसे ही वातावरण को दिखाने के लिए कि प्रेम जाति बिरादरी देखकर नहीं होता, संप्रदाय देखकर नहीं होता, तो उन्होंने इस भाव को भी इस हामिद खां कहानी में दिखाया है। तो मैं कहानी पढ़ने चल रही हूँ और साथ ही आपको समझाऊंगी भी। तो शुरू करती हूँ कहानी। कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको हो सकता है ना समझ में आए, तो मैं उसको बोर्ड पर लिख दूंगी। शुरू करती हूँ। तक्षशिला स्थान जो है वो तक्षशिला का है, जो आज पाकिस्तान में है। तक्षशिला में एक बार आगजनी होती है। आगजनी का समाचार जब समाचार पत्रों के माध्यम से लेखक पढ़ता है तो उसे हामिद खां की याद आ जाती है और उसे अपने दोस्त हामिद खां की याद आती है और वो भगवान से विनती करता है कि हे भगवान, मेरे हामिद खां की दुकान को आगजनी से बचा लेना। तो यहीं से प्रेम की शुरुआत जो है वो दिखाई गई है। तो तक्षशिला पाकिस्तान में आगजनी, समाचार पत्र की यह खबर पढ़ते ही मुझे हामिद खां याद आया, मुझे मतलब लेखक को। मैंने भगवान से विनती की कि हे भगवान, मेरे हामिद खां की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। किसी समय तक्षशिला जाने के अवसर पर हामिद खां से हुई मित्रता और प्रेम व्यवहार के नाते लेखक ने जब तक्षशिला की आगजनी सुनी तो उन्हें सबसे पहले हामिद खां याद आता है, उसकी दुकान याद आती है और साथ ही साथ ईश्वर से विनती करता है कि किसी भी तरीके से हामिद खां को इस आगजनी से दूर रखना, उसकी दुकान बची रहे, क्योंकि वो दूसरों के कल्याण के लिए सोचता है। जो व्यक्ति इंसानियत के लिए सोचता है
उसकी रक्षा भगवान भी करते हैं, उसकी रक्षा हर कोई करता है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर किसी की मदद हिंदू और मुसलमान देखकर करते हैं। तो यहाँ पर यही भावना व्यक्त करने के लिए लेखक ने भगवान से विनती की, प्रार्थना की कि उसे जो है आगजनी से उसकी दुकान बच जाए। अभी 2 साल ही तो बीते हैं जब मैं तक्षशिला के पौराणिक खंडहर देखने गया था। एक ओर कड़कड़ाती धूप, दूसरी ओर भूख और प्यास के मारे बुरा हाल था। रेलवे स्टेशन से करीब 1.25 मील की दूरी पर बसे एक गांव की ओर निकल पड़ा। अब 2 साल पहले की घटना कहानी लेखक सुना रहे हैं और कहते हैं कि 2 साल पहले उन्हें तक्षशिला जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। वहाँ के पौराणिक खंडहरों को देखने का अवसर प्राप्त हुआ था और उसमें वो जाते हैं तो वहाँ की कड़कड़ाती धूप थी और उसी के साथ साथ उसमें उन्हें भूख बहुत तेज लगी थी। भूख और प्यास बहुत तेज लगी थी, बुरा हाल था, वो चल नहीं पा रहे थे। रेलवे स्टेशन से 1.25 मील दूर एक गांव था। वो उसी गांव की ओर निकल पड़े कि संभवतः भूख और प्यास का कोई इंतजाम गांव होने के कारण उन्हें प्राप्त हो सके। हस्तरेखाओं के समान गलियों से भरा तंग बाजार, कितना अच्छा उदाहरण दिया। हस्तरेखाओं के समान, हाथ की रेखाएं, जैसे इतनी रेखाएं होती हैं, 1-2 मुख्य रेखाएं दिखती हैं, बाकी सब उसी में जाले की तरह बुनी होती हैं। तो उन्हें कहा कि जिस जगह पे वो गए थे वहां भी वो जैसे लगता था हाथ की रेखाएं हों, और उन हाथ की रेखाओं को देखकर गलियों का नज़ारा जो उन्होंने वहां देखा, वो ये देखा कि वास्तव में तंग गलियों में ये जीवन जीते हैं। जहाँ तक लेखक की नज़र जाती है सिर्फ तंग गलियां ही गलियां नज़र आती हैं। धुआं, मच्छर और गंदगी से भरी जगह ही दिखाई पड़ी। यानी लेखक को उस गलियों में घुसने के बाद धुआं, मच्छर, गंदगी चारों ओर फैली हुई ही सिर्फ दिखाई पड़ी। उसे ये नहीं समझ में आता है कि कैसे यहाँ के लोग जीवन जीते होंगे, कैसे जीवन जीते होंगे। ये उनके लिए बहुत सोच का विषय था। कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े, बदबू थी, यानी हर तरह की गंदगी वहाँ गली में पड़ी थी। और उसी गली से होते हुए लेखक गांव की ओर बढ़ रहा है, ये सोचकर कि गांव की ओर बढ़ेगा तो उसे खाने को कुछ मिल जाएगा, क्योंकि लेखक को बहुत जबरदस्त भूख और प्यास दोनों लगी है। अब वो परेशान है, चारों ओर ढूंढ रहा है। लंबे कद के पठान अपनी सहज अलमस्त चाल से चलते हुए नजर आ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जब वो उस गली में जाते हैं तो देखते हैं लंबे लंबे पठान जो है अपनी अलमस्त मतवाली चाल, मतलब पांव कहीं फेंकते हुए आराम की जिंदगी जैसे लोग जीते हैं, उस चाल से चलते हुए चले आ रहे हैं। अब वो वहां के वातावरण को देखे, चारों तरफ चक्कर लगाए और पूरा चारों तरफ चक्कर लगाने के बाद भी उन्हें कहीं कोई खाने का स्थान नहीं मिला, कोई होटल नजर नहीं आया। अब वो बहुत परेशान थे कि किससे पूछें, कैसे पूछें। तो उनकी समझ में नहीं आता है कि क्या करें, कैसे करें। कहीं कोई चारों तरफ चक्कर लगा लिया पर अभी तक कोई होटल नजर नहीं आया। मन में विचार आया, इस गांव में होटल की जरूरत ही क्या होगी। अब उनके मन में आया, जब वो चारों तरफ चक्कर लगा लिए, कहीं कोई होटल नहीं नजर आया, कहीं खाने का कोई स्थान नजर नहीं आया, तो उनके मन में आया कि गांव के रहन सहन वाले लोगों को भला होटल की जरूरत क्या है, वो होटल क्यों बनाएंगे। तो ऐसे स्थान पे होटल मिलना भी बहुत मुश्किल था। फिर बहुत परेशान होते वो आगे बढ़ते रहे, गांव में इधर उधर घूमते रहे कि अचानक उनकी नजर एक दुकान पर पड़ी। अचानक एक दुकान नजर आई जहां चपातियां सेकी जा रही थी।
चपातियों की सोंधी महक से मेरे पांव अपने आप उस दुकान की ओर मुड़ गए। चूंकि लेखक को बहुत भूख लगी हुई थी और भूख के दौरान जब वो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं एक छोटी सी दुकान है, वहाँ कुछ चपातियाँ बन रही हैं, सिक रही हैं। तो उसकी सोंधी सुगंध से लेखक की भूख और जाग पड़ी और वो सोचा कि चुपचाप चल के उधर सबसे पहले ये देखते हैं कि कुछ खाने को मिल पाता है कि नहीं। तो उनके पांव जो थे अनायास अपने आप ही भूख के कारण उस दुकान की ओर बढ़ गए। अपने अनुभवों से मैंने जान लिया था कि परदेश में मुस्कुराहट ही रक्षक और सहायक होती है। कितनी अच्छी बात उन्होंने बताई है कि इतने दिन कार्य करते हुए उन्हें ये अनुभव होता है कि वास्तव में यदि किसी से प्रेम व्यवहार करना है और आप उसके सामने अनजान व्यक्ति के भी सामने जाते हैं तो सबसे पहले चेहरे पर एक मुस्कुराहट होनी चाहिए, जिस मुस्कुराहट से सामने वाला आपसे प्रभावित हो जाए और वो आपका हालचाल पूछे, कहाँ से आ रहे हो, कैसे आना हुआ, बैठाएगा, पानी देगा, सब कुछ करेगा। लेकिन यदि आप चेहरे को रौबदार बना करके बिल्कुल मुंह बंद किए और बिल्कुल मुंह बंद किए हुए और सबको घूरते हुए चले जाएंगे तो जिस व्यक्ति को आपकी मदद करनी है वो भी नहीं तैयार होगा। सच्चाई यही है। लेकिन आप अनायास किसी के गांव में घूम रहे हो तो लोगों को देखकर मुस्कुराइए, उससे सबसे पहला आपका परिचय हो जाएगा कि फला इंसान बहुत अच्छा व्यक्तित्व वाला है। तो कोई भी आपसे हालचाल पूछ सकता है कि क्यों भैया, आप क्यों परेशान हैं, क्या बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आप गांव में पहली बार आए हो क्या, आपने इससे पहले आप यहाँ इससे पहले कभी नहीं आए थे, तो सब चीज़ें वो पूछ लेंगे। लेकिन उसके पीछे एक परदेश में एक मुस्कुराहट चेहरे पर वो आपकी रक्षा कर लेगा, हर परिस्थितियों से रक्षा कर लेगा। कोई भी आपकी मदद के लिए अपना हाथ बढ़ा देगा कि हाँ वो जो है वो व्यक्ति जो है तुम्हारी रक्षा करने हेतु यहाँ आया है। तो ये बहुत सी बातें जो थी लेखक को लगी और उन्हें लगा कि परदेश में मुस्कुराहट ही रक्षक और सहायक होती है। परदेश में रक्षक और मुस्कुराहट ही सहायक होती है। जो मुस्कुराते हुए मैं दुकान में अंदर घुसा, उनको ये बात जब लगी तो सीधे चेहरे पर एक अच्छी सी मुस्कुराहट लेकर दुकान के अंदर प्रवेश करते हैं। अब जब दुकान के अंदर प्रवेश करते हैं तो निगाहें तो चारों ओर उठेंगी। तो वो चारों ओर निगाहें उठाकर देखने लगते हैं। तो देखते क्या है कि एक अधेड़ कहते हैं उस व्यक्ति को जो ढलती उम्र का है, बहुत ज़्यादा, मैं इसको लिख देती हूँ क्योंकि अधेड़ शब्द मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए थोड़ा नया होगा। अधेड़ उम्र का, अधेड़ वैसे कहते हैं ढलती उम्र जो होते हैं। अब आज के दौरान तो अधेड़ उम्र की परिभाषा बदल गई है। ये तब कहा जाता था जब कम उम्र में शादी ब्याह हो जाती थी, बच्चों पर जिम्मेदारियां आ जाती थी। आज तो जितनी उम्र में इनको अधेड़ कहा जा रहा उतनी उम्र में तो शादी ब्याह होता है। तो उम्र तो अधेड़ का मतलब होता है कि 40 के ऊपर वाले लोग। तो आज तो 35, 36, 37 में शादियां हो रही हैं। तो परिभाषाएं समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती हैं। तो उन्होंने एक अधेड़ उम्र के पठान अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियां बना रहा था। उन्होंने जब वो घुसे हैं दुकान के अंदर तो देखे एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति है जो अंगीठी के पास बैठा हुआ चपातियां सेक रहा है। मैंने ज्यों ही दुकान में प्रवेश किया
वह अपनी हथेली पर रखे आटे का को बेलना छोड़कर मेरी ओर घूम कर देखने लगा। अब वो काम में जुटा हुआ था और काम में जुटने के साथ साथ वो आटे की रोटियां बनाने के लिए गुथे हुए आटे की लोई लेकर के उसको गोल बना करके रोटी बेलने की तैयारी कर ही रहा था। आटा जो था वो उसकी हथेली पर ही था। अचानक उसका भी ध्यान चला गया उसकी ओर, तो हथेली पे रखे आटे को बेलना छोड़कर मेरी ओर घूर घूर कर देखने लगा। और चूंकि बाहर के लोग, परदेसी लोग तो देखकर समझ में आ जाते हैं, तो उसने रोटी बनाना छोड़ करके एकटक उन्हें निहारने लगता है कि क्या बात है, कैसे आना हुआ, कुछ नहीं बता रहा। तो लेकिन लेखक ने अपने उसे मुस्कुराहट वाले चेहरे से ये बात समझाने की कोशिश की कि वो बुरा व्यक्ति नहीं है, सामने वाले के मन में ये डर ना आए कि वो बुरा व्यक्ति होगा। तो वो फिर भी चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई डर नहीं। वो तो अपनी आवश्यकता पूरी करने गया ही था क्योंकि उसको भूख लगी थी। हाँ, फिर भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वह बेपरवाही के साथ तीखी नजर से मुझे निहारे जा रहा था। खाने को कुछ मिलेगा? जब लेखक के चेहरे पर चुपचाप हो जाता है मुस्कुराहट लिए हुए, तो बड़ी बेपरवाही से वो उसको देखता है, निहारे जा रहा है। तो जब लगातार निहारते हुए उसने देखा, तो लेखक ने ही सबसे पहले मुंह खोला और कहा कि खाने को कुछ मिलेगा? मैंने धीमी आवाज में पूछा। तब लेखक को लगा कि वो उनको अपनी बात रखनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि क्या खाने को कुछ मिल सकता है? उसने भी अंदर बैठे बैठे ही आवाज लगा दी जैसे लेखक ने पूछा था। चपाती और सालन है, वहां बैठ जाइए। तो उसने कहा कि चपातियां हैं और सालन है, आप वहां बैठ जाइए, मैं आपको अभी देता हूं। उसने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो उसने कहा मैं बेंच पर, लेखक कहता कि मैं बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगा। अब चूंकि पुरानी छोटी सी दुकान थी और भूख बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उन्होंने कुछ आगा पीछा नहीं सोचा, वो चले गए और वहाँ बैठ करके गर्मी को मिटाने के लिए हवा करने लगे। जैसे रुमाल लेकर के लोग ऐसे ऐसे करते रहते हैं कि थोड़ी हवा लगे, तो उन्होंने भी रुमाल को लेकर उससे हवा करना शुरू कर दिया। मैं बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगा। मैंने दुकान के भीतर झांक कर देखा, बेतरतीबी से लिपा हुआ आंगन। अब दुकान को उसने चारों ओर से निहारा, देखा, और देख कर उसने देखा कि बड़ी बेतरतीबी से, मतलब बहुत सफाई, जो लीपना कहते हैं, जैसे मिट्टी की अगर जगह है तो मिट्टी से उसकी लिपाई करके, चिकना करके, साफ सुथरा करके किया जाए। तो उन्होंने कहा बड़ी बेतरतीबी से, यानी बहुत अच्छे ढंग से नहीं किया था उसने। कोई सलीका नहीं था, जिसको कहते कि बहुत साफ सफाई करना, और बेपरवाही से, मतलब उसने लापरवाही से जैसे काम को खत्म किया हो। तो लिपा हुआ आंगन, धूल से सनी दीवारें, वातावरण बहुत गंदा था, लेकिन लेखक को तो भूख लगी थी, तो धूल में सनी हुई दीवारें थी। एक कोने में खाट पड़ी हुई थी और उसी दुकान के अंदर एक कोने में एक छोटी सी खटिया पड़ी हुई थी, जिस पर एक दढ़ियल बुढ़ा गंदे तकिए पर कोहनी टेके हुए हुक्का पी रहा था। अब वहां पर दुकान में जब उसने देखा, तो उसने क्या देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति, दाढ़ी वाला एक बूढ़ा व्यक्ति उस छोटी सी खटिया पर लेट करके हुक्का पी रहा है। दीवारें बहुत गंदी हैं
लिपाई भी बहुत बेतरतीबी से हुई है। और बुढ़ा जो रहता है वो तकिए पर कोहनी टिकाए हथेली लगा करके हुक्का पी रहा है। हुक्के की गुड़गुड़ाहट में उसने अपने आप को ही नहीं बल्कि सारे जहान को भुला रखा था। कहने का मतलब कि हुक्का पीते समय उसे ये लग रहा था कि जैसे उसको बहुत सुकून हो। उसका ध्यान किसी भी चीज के ऊपर नहीं था, बस उसे ये लग रहा था कि वो बड़े आराम से हुक्के को गुड़गुड़ा रहा है, बहुत सुकून से बैठा है। हुक्के की गुड़गुड़ाहट में उसने अपने आप को ही नहीं सारे जहान को भुला दिया है और इतना आनंद पूर्वक वो हुक्का पी रहा है कि लगता है वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हो। तो इतने आनंद पूर्वक वो हुक्का गुड़गुड़ाता रहता है। पूरे जहान मतलब पूरे संसार को मतलब पूरे संसार को भुला करके जैसे वो क्या कर रहा है, हुक्के को गुड़गुड़ा रहा है। तो आराम से पिए जा रहा। तब तक भाईजान आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो फिर अचानक लेखक तो चुपचाप बैठा रुमाल से हवा कर रहा है। तो अचानक उस अधेड़ उम्र का पठान जो रहता है एक सवाल पूछता है कि भाईजान आप कहाँ के रहने वाले हो? उसने सवाल पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हो, यहाँ आके आप खा रहे हो? चपाती को अंगारों पर रखते हुए अधेड़ उम्र के पठान ने पूछा। जो चपातियां बना रहा था वो भी उसने क्या किया कि रोटियों को आंच पे रखा फूलने के लिए। वो जब तक सिक रही हैं, फूल रही हैं, तब तक उसने ये सवाल कर दिया, पठान से पूछा। तो बड़े संक्षिप्त सा उत्तर पठान ने दिया, मालाबार के। कहने का मतलब कि हम लोग मैं मालाबार का रहने वाला हूँ। मैंने जवाब दिया। उसने यह नाम नहीं सुन रखा था। अब उसने मालाबार जगह का कभी नाम ही नहीं सुन रखा था। उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि मालाबार कहाँ है, क्या है, कैसे, कुछ नहीं जानता था। तो उसको जिस बात की शंका थी पहले वो पूछता है। आटे को हाथ में लेकर गोलाकार बनाते हुए पूछा, यह हिंदुस्तान में है ना? तब उसने अपने मन की शंका को दूर करते हुए पूछा कि क्या ये हिंदुस्तान में है? मतलब ये तुम जो बता रहे हो मालाबार जगह, क्या ये हिंदुस्तान में है? तुम हिंदुस्तान से आ रहे हो? उसके पूछने का तात्पर्य था कि क्या तुम हिंदू हो और हिंदुस्तान से आ रहे हो? हाँ, भारत के दक्षिणी छोर मद्रास से आगे। उसने कहा हाँ, ये जो है वो भारत के दक्षिणी छोर की तरफ मद्रास से थोड़ा और आगे जाएंगे तो मालाबार जगह मिलेगी। तो जब उसने इतना सुना तो उसने साहस करके, वो जान चुका था कि अब किसी भी रूप में कोई सवाल करना उचित भी है कि नहीं। लेकिन वो हिम्मत करके पूछ बैठता है कि क्या आप हिंदू हैं? तो उसके सवाल का जवाब देने के पहले लेखक कुछ पल चुप रहता है और अचानक लंबी सांस लेके कहता हाँ। चाहता तो झूठ बोल सकता था, उसे खाने को मिल चुका था, वो अपना परिचय ना देता, कुछ ना करता और वहां से निकल जाता, लेकिन उससे झूठ ना बोला गया। तो हाँ, भारत के दक्षिणी छोर मद्रास के आगे। तो वो अधेड़ व्यक्ति जो चपाती सेक रहा था पूछता क्या आप हिंदू हैं? तो लेखक ने कहा हाँ,
मैंने एक हिंदू घर में जन्म लिया है, कि मैं एक हिंदू घर में जन्म लिया हूँ। और उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा, क्या आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? अब जो सबसे पहला और अहम सवाल था कि जैसा हमारे यहाँ होता है कि हम हिंदू परिवार के लोग मुसलमानी होटल में, जहाँ शाकाहारी मांसाहारी दोनों एक साथ पकते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम वहाँ खाना पसंद नहीं करते, यानी हिंदू लोग वहाँ खाना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन अब चूंकि वो इस बात को जानता था कि कोई हिंदू किसी खाटी मुसलमान के यहाँ जाकर खाना नहीं, उस जमाने में तो बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक चीज़ें होती थी, तो वो बिल्कुल नहीं खाएगा। तो सबसे पहला सवाल उसने पूछा, तो क्या फिर आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? क्या हम लोग तो मुसलमान हैं, तो क्या आप हमारे मुसलमान के यहाँ खाना खा लेंगे? उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा, आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? अब उसका सवाल आश्चर्य में डालने वाला था कि उसने फिर पूछा कि क्या आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? उसको विश्वास ही नहीं हो रहा इस बात का कि वो किसी मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे। उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा, क्या आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? उसको तो भूख लगी थी। जब आदमी कहते हैं बहुत ज़्यादा भूखा हो तो कोई हिंदू मुसलमान नहीं दिखता है, तब उसके आगे उसको अपनी भूख, अपने पेट की आग दिखाई देती है। तो आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? तो लेखक कहता क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बेखटके मुसलमानी होटल में जाया करते हैं। अब इन्होंने कहा कि वास्तव में खाना बनाने का जो सलीका है, जो तौर तरीका है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावी है, और प्रभावी होने के कारण पसंद किया जाता है। लेकिन वहाँ पर भी ऐसा रहा होगा, तभी तो उस चपातियाँ सेकने वाले व्यक्ति ने लेखक से ये सवाल किया। हो सकता है वहाँ रहने वाले कुछ हिंदू मुसलमानी होटल में ना खाते हों। अब ऐसी स्थिति में जो परिस्थिति थी वो थोड़ा सोच में पड़ गया। उसने कहा हाँ भाई, क्यों नहीं खाएंगे, हमारे यहाँ तो अच्छा खाना खाना हो, अच्छी तरह से खाना हो, दोनों चीज़ें चाहिए हो तो आप किसी मुसलमानी होटल में चले जाइए। वहाँ का पुलाव लाजवाब होता है, वहाँ की सारी चीज़ें लाजवाब होती हैं। तो उसने कहा कि हमारे भारत में तो सब लोग ऐसे बेखटके खाते हैं, ये सारी चीज़ें पूछते भी नहीं हैं। तो उससे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। सांप्रदायिकता की भावना तो पूरे समाज में होती है, और जब वो ये सुनता है कि एक हिंदू एक मुसलमान के यहाँ जाकर चपातियां खा लेगा, तो उसे थोड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन वो बताते हैं कि हमारे भारत में तो ऐसा होता है, तो उसे थोड़ा सा अलग लगा कि वातावरण, क्या भारत का वातावरण ऐसा है? भाईजान वो मेरी बात पे विश्वास नहीं कर पाया। मैंने उसे गर्व के साथ बताया, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया वह हमारे ही राज्य में के एक स्थान में है, और यहाँ हिंदू मुसलमान के बीच दंगे नहीं के बराबर होते। तो उसने कहा कि हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं, सब मिलजुल के रहते हैं, हमारी मस्जिद भी उनके यहाँ होती है, और हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान के बीच में इतना भेदभाव नहीं किया जाता है, हम एक दूसरे के यहाँ खाना खाते। सच्चाई है, ये बिल्कुल सच्चाई है, ये सिर्फ कहानी नहीं है कि
हमारे यहाँ जिस तरह से हिंदू मुसलमानों में प्रेम है, संभवतः अन्य देशों में उतना नहीं है। तो उसने कहा कि हमारे यहाँ तो लोग प्रेम पूर्वक एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं, त्योहार मनाते हैं, एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं, कहीं कोई दंगा फसाद नहीं होता है, कहीं कोई बात सुनने को नहीं मिलती, तो सब प्रेम पूर्वक रहते हैं। तो ये सारी बातें बताई। मतलब कहने का कि चपाती सेकने वाले व्यक्ति को थोड़ा आश्चर्य होता है कि हमारे यहाँ चपातियाँ कैसे खा सकता है, ये तो हिंदू है। तो उनके समझ में जो चीज़ें आती हैं उस आधार पर उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ तो सब लोग प्रेम से रहते हैं। तो लेखक की बात सुनकर उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को बहुत अच्छा समझ में नहीं आया। वो सोच में पड़ गया कि क्या सच में ऐसा होता है। तो यहाँ तक की कहानी मैंने आपको पढ़ा दी है। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो।